मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है। अगर आप भी पर्सनल पूछना चाहती हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स को आप मेल या एसएमएस कर सकती हैं। मेल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप एसएमएस के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकती हैं। हमारा एसएमएस का कोड है SHE यानी कि शी लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। ईमेल करने के लिए SHE@zenetwork.com हमारा ईमेल का पता है। अगर आप ईमेल के जरिए सवाल भेजते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना नहीं भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक नजर डाल लेते हैं क्या रहेगा शो में खास। बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की, साथ ही गोल्ड ETF से जुड़ा एक सवाल आया है और साथ ही FD पर लगने वाला TDS यानी कि आपको टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है FD के ब्याज पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं किरण तेलांग APT एडवाइजर्स से। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलिए किरण, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइन पर, रूपा है ये गुवाहाटी से। रूपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार रूपा जी, बताइए क्या सवाल आप हमारी एक्सपर्ट से पूछना चाह रही हैं? मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ SIP के थ्रू 2006 से, लेकिन मुझे मार्केट का इतना पता नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता है। एंड मैंने जैसे पोर्टफोलियो भेजा, मतलब किसी म्यूचुअल फंड में मैंने शायद 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे में 2 साल के लिए, उसके बाद बंद कर दिए। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब मेरा पोर्टफोलियो कैसा है अभी, और फिर मैं क्या सारे उसमें इन्वेस्टेड रहूं या फिर निकाल लूं, क्योंकि 3 साल बहुत जगह तो 3 साल भी हो गया है, या फिर मैंने किसी फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। रूपा, आपने जो पोर्टफोलियो हमें भेजा था वो हमारे पास है। यहाँ पर लगभग 7 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। आपने पूरा मेंशन किया है कि कुछ फंड्स आपने 2008 में शुरू किए, 2010 में उसको रोक दिया, यानी 2 साल के लिए आपने कुछ फंड्स चूज किए और फिर इसमें SIP रोक दी। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये फंड्स आपने खुद शॉर्टलिस्ट किए थे या किसी ब्रोकर के थ्रू आपने इन सब चीजों से अपना पोर्टफोलियो तैयार किया? एक्चुअली मैंने कुछ तो अपने खुद से किया था, मतलब फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के, और कुछ मैंने या किसी ब्रोकर से पूछा था। यानी कि थोड़ी सलाह भी रही ब्रोकर की, और आपने कुछ जो SIPs रोकी हुई हैं उसकी कोई खास वजह है? आपने SIPs बंद क्यों कर दी हैं अपनी? SIP इतने सारे का मतलब मैंने वो काफी सारे हो गए ना, तो मतलब नेक्स्ट ईयर अगर मैं पूछती हूँ किसी से तो बोलते हैं कि दूसरे कोई फंड सजेस्ट करते हैं, ऐसा होता है। मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, क्या वो ELSS में आपका जारी है आपका निवेश, या फिर ELSS भी आपने कोई रोकी हुई है? ये सारे के सारे ELSS है। हाँ, सारी जितनी भी है, वही मैंने आपसे कहा कि आपका सारा निवेश जो है आपने टैक्स सेविंग के पर्पज से किया है। रूपा, आपकी एनुअल इनकम शेयर कर सकते हैं, कितनी है? हाँ, 6.6। ओके, चलिए किरण से हम सलाह लेंगे। किरण, आपने इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखा है, इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट इनका सारा एक्सपोजर देखा जाए तो सारा का सारा ही ELSS यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में है। किस तरह से आप देखती हैं इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी की जो और कैटेगरीज है उनको शामिल नहीं किया है। क्या बदलाव करने की जरूरत है इन्हें अपने पोर्टफोलियो में? रूपा जी, एक बात तो मैं आपकी दाद देना चाहूँगी कि आपने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की। काफ़ी लोग सोचते हैं और फिर कोई शुरुआत नहीं करते। यह एक अच्छी बात है कि आपने शुरू करके कुछ पोर्टफोलियो बनाया है। हालांकि आपके सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ELSS में है, जैसे पल्लवी ने कहा, तो ये कोई फोकस्ड पोर्टफोलियो नहीं है। मतलब ये आप किस चीज़ के लिए कर रही हैं इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा फोकस लाना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से आपको ये रिडीम करके और 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक आप बैलेंस फंड ले सकती हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। ये 3 कैटेगरीज में आप फंड सिलेक्ट कर लीजिए और इनमें ये सारे रिडीम करके और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि डिसिप्लिन आपके हाथ में है। आप अगर 2 साल के लिए SIP करती हैं और फिर बंद कर देती हैं तो पर्पस सॉल्व नहीं होता आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये फोकस करके तीन कैटेगरीज में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी,
तो जैसा कि रूपा ने खुद भी बताया कि ये सारे ही ELSS हैं और डेफिनेटली किरण आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर कि कोई गोल नजर नहीं आता इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने खुद भी बताया था रूपा ने कि ब्रोकर की सलाह पर ये फंड शायद अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाती चली गई। इन्होंने इससे बीच बीच में SIPs रोक भी दिए हैं। तो हमारे एक्सपर्ट की सलाह रूपा आपके लिए है कि जिसमें आप लॉक इन आपका पूरा हो चुका है 3 साल का, आप लॉक इन खत्म करके उसमें से एग्जिट कर सकती हैं। और जैसे कि कुछ फंड सजेस्ट किए हैं हमारी एक्सपर्ट ने, तो आप किरण के बताए हुए कुछ फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं। ये लार्ज कैप भी है, इसमें मिड कैप और बैलेंस फंड भी है। किरण आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने इन्हें लार्ज कैप और बैलेंस कैटेगरी दोनों में ही इक्वल एलोकेशन बताया एंड 40% ईच। इसकी कोई खास वजह है? बिकॉज अगर इनकी उम्र देखें तो रूपा इस वक्त 36 साल की हैं और इन्होंने अपनी मेल में भी जैसे मेंशन किया था कि ये अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर रही हैं और साथ ही इनको हर साल अपने कुछ ट्रीटमेंट के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। ऐसे में क्या सलाह रहेगी इनके लिए कि एक साथ जो है ये इतनी भारी रकम की जरूरत पड़ती है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन। कुछ सवाल हमने ईमेल के जरिए शामिल किए हैं। एक सवाल है शिवानी प्रधान का, सिक्किम से इन्होंने भेजा है। ये कहती हैं कि इनकी उम्र 28 साल है और इनकी जो मासिक आय है वो है 16,000, लेकिन इनके एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। ये मैरिड हैं, तो ये लिखती हैं कि हस्बैंड की जो सैलरी है उससे घर के एक्सपेंसेस ये लोग करते हैं। इसलिए फिलहाल इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो 2020 में लगभग मैच्योर होगी। इसके अलावा एक FD में भी इन्होंने RD में माफ करिए इन्होंने निवेश किया है। ये लिखती कि इनका टारगेट है करीब अगले 5 सालों में प्लॉट खरीदने का, 20 लाख की इनको जरूरत पड़ सकती है। क्या मौजूदा निवेश इनके लिए सफिशिएंट रहेगा किरण, या फिर इन्हें कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है? शिवानी जी का सवाल मैंने देखा, इसमें इन्होंने कहा है कि 16,000 की इनकम में से इनका 5,200 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट जाती है हर महीने। तो इस हिसाब से करीब 10,800 रुपए की इनकी महीने की सेविंग है। अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो भी 5 साल में 20 लाख रुपए का कॉर्पस बनाना नामुमकिन सी चीज़ लगती है। प्लॉट लेने के लिए अब इनका अगर गोल है और अगर ये 5 साल में लेना चाहती हैं तो मुझे ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। एक ऑप्शन इनके पास है कि ये लोन ले सकती हैं, लेकिन लोन जब प्लॉट के लिए लिया जाता है और जब उस पर घर कंस्ट्रक्ट करना है तो ये नॉर्मल जो हम होम लोन्स की बात करते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एक तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी थोड़े नॉर्मल होम लोन से अलग होते हैं। तो शिवानी जी को मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अपना गोल थोड़ा पोस्टपोन कर दें, 5 साल से बढ़ाकर करीब 8-9 साल का अगर वो रखें टारगेट तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा है कि उनकी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी भी है जो 2020 में मैच्योर होने वाली है, तो उस वक्त उनको कुछ पैसा आ जाएगा। इसके अलावा उनकी RD से वो कुछ पैसा ले सकती हैं और रेगुलर सेविंग से भी वो कुछ और पैसा जमा करके अपना कॉर्पस बना के फिर एक प्लॉट लेने की सोच सकती हैं। जी, तो यानी मौजूदा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं उससे तो बहुत ही एम्बिशियस लगता है टारगेट। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप प्लॉट खरीदने जाएंगी तो एक तो टैक्स बेनिफिट्स पे उतने नहीं मिलेंगे जो आपको एक नॉर्मल फ्लैट खरीदने पे होम लोन पर मिलते हैं बेनिफिट्स, और साथ ही इसके अलावा जो आप मार्जिन मनी देती हैं लेंडर को वो भी आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ आप प्लानिंग कर सकती है, पार्शली उसको आप लोन के जरिए फाइनेंस कर सकती हैं और पार्शली कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकती हैं। 5 साल बाद देखें अगर 10,000 प्रति माह के निवेश से तो आपको जो आपका गोल है 20 लाख का उतना तो अचीव नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ आपको कुछ लोन और कुछ अपने इन्वेस्टमेंट से आप ये लोन पहुंचा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे एक साथ कॉलर जुड़ गई हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। प्रिसिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आपका सवाल। हाँ हेलो। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न है कि ETF स्कीम क्या है और इसके लिए क्या प्रोसीजर है जी, और इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स बताएंगे डेफिनेटली। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं ETF के बारे में आपने कहाँ से सुना? आप जो ये पूछ रही हैं सोने में आप निवेश करती हैं वैसे? नहीं अभी तक नहीं किया। फिजिकली ज्वेलरी लेते हैं हम लोग। फिजिकल गोल्ड आप लेती हैं, लेकिन ETF के बारे में आप जानना चाहती है। आपने पहली बार कहाँ से सुना ETFs के बारे में? हाँ पिछले हफ्ते आपके टीवी थ्रू जाना था जी। तो चलिए हमारी एक्सपर्ट आपको राय देंगी। ETFs पर काफी सवाल आ रहे हैं आजकल, खास करके सोने में वैसे भी हम जानते हैं कि महिलाओं का अच्छा खासा रुझान देखने को मिलता है, लेकिन ETFs के काफी ट्रेंड बदल रहा है। तो फिजिकल गोल्ड के अलावा अब लोग E-गोल्ड या फिर ETFs में भी निवेश कर रहे हैं। किरण, हमारी जो कॉलर है प्रिसिला, ये जानना चाहती है कि ETFs क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात कि इसमें यूनिट्स कैसे आते हैं अकाउंट में, और साथ ही क्या फिजिकल गोल्ड ये ले सकती हैं इस यूनिट्स के एक्सचेंज में?
प्रिसिला जी, गोल्ड ईटीएफ जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड समझ लीजिए आप, एक तरह से पेपरलेस गोल्ड खरीदने का एक तरीका है। इसमें आपको ये सुविधा रहती है कि आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड नहीं होता तो आपको उसको सेफगार्ड करने की जरूरत नहीं है, उसके यूनिट्स आ जाते हैं। आप 1 ग्राम के यूनिट में भी खरीद सकती हैं। ये कुछ फायदे हैं गोल्ड ईटीएफ के। जहाँ तक इसका प्रोसेस आप जानना चाहें तो ये आप जैसे ब्रोकिंग अकाउंट खोलती हैं शेयर्स के लिए, उसी तरह का प्रोसेस होता है। आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, एक ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। ब्रोकर के पास आपको कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल शेयर ब्रोकिंग के लिए भी रखना पड़ता है। और जिस तरह से आप अपने शेयर ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देती हैं शेयर्स परचेज करने के लिए, उसी तरह से आप गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट कर सकती हैं और उसको बता सकती हैं कि आपको कितने यूनिट्स खरीदने हैं। उसके ब्रोकर आपका ऑर्डर लेकर और यूनिट्स खरीद लेगा। ये यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे T+2 जो ट्रेडिंग साइकिल बोलते हैं, मतलब आज आपने अगर लिया है, आज डे T माना जाए तो 2 वर्किंग डेज में ये आपके अकाउंट में आते हैं और इसके बीच में आपको पैसे का सेटलमेंट करना पड़ता है जितने आपकी परचेज है उसके हिसाब से। जी किरण, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ पर। इन्होंने खास करके जो पूछा है कि जैसे यूनिट्स जो एक्यूमुलेट होते जाएंगे इनके डीमैट अकाउंट में, जैसे आपने बताया ब्रोकर के जरिए आप डीमैट खुलवा सकती हैं और ये यूनिट्स आपके अकाउंट में आएंगे, क्या उन यूनिट्स के बदले में क्या फिजिकल गोल्ड ले सकती हैं या फिर केवल ये इन्हें रिडीम कर सकती हैं? क्या प्रोसीजर होता है? गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स आप रिडीम करके आपको उसके पैसे मिलेंगे, उसकी गोल्ड नहीं मिलती है। अगर आप इस तरह का कुछ चाहती हैं कि जहां आप ई फॉर्म में गोल्ड खरीदें और दोबारा उसको बेचने पे आपको गोल्ड मिले, तो आपके लिए ई गोल्ड का ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जी, तो चलिए प्रिसिला जी, आपकी जो क्वेरी है उम्मीद है कि वो एड्रेस की हमारी एक्सपर्ट ने। ईटीएफ्स में आप निवेश करने की अगर सोच रही हैं तो डीमैट आपको खुलवाना पड़ेगा। डीमैट के जरिए आप सोने में निवेश कर पाएंगे, एक तरह का पेपर गोल्ड होगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जब लौटेंगे कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके सवालों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है किरण तिलांग, एबीटी कैपिटल एडवाइजर्स से। किरण, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बात करते हैं उनसे। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, देखिए, आई हैव टेकन वन तनिष्क पॉलिसी इन विच आई हैव टू पे सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स फॉर 1 ईयर। 10 इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करनी थी और 2 इंस्टॉलमेंट्स तनिष्क वाले पे करने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट पे की, बाकी की नहीं पे की। तो मुझे ये जानना है कि मेरी बाकी जो मैंने एक पे की है उसके पैसे मुझे वापस मिलेंगे या फिर उसके पैसे के अगेंस्ट में मुझे कुछ कोई आर्टिकल वगैरह कुछ मिलेगा या उसका क्या होगा? क्योंकि और साथ ही कल्पना जी, आपने ईमेल में मेंशन किया था कि 1 साल पहले आपने गोल्ड स्कीम शुरू की थी और इस बीच आपने सारे इंस्टॉलमेंट्स मिस किए हैं, तो अब आप जानना चाह रहे हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं स्कीम में? हाँ जी, बिल्कुल। किरण, आपने कल्पना का सवाल सुना है। 1 साल पहले इन्होंने 5,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट दिया था, सब कुछ ऐसे कारण रहे कि ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई हैं। जैसे इस तरह की काफी सारी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं किरण, कि शुरू के 1 साल में आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और लास्ट की 1 या 2 किस्त जो है वो जूलर पे करता है। इनके साथ ये हुआ है कि इन्होंने सारी मिस की हैं। ऐसे में अब वो 5,000 रुपए का जो अमाउंट है उससे क्या ये कुछ खरीद सकती हैं? क्या ये कोई गोल्ड कॉइन खरीद सकती है? क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो ज्वेलरी स्कीम्स हैं उसमें ज्वेलरी ही खरीदी जा सकती है। आपकी क्या सलाह रहेगी कल्पना के लिए? कल्पना जी, इस केस में आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़ेंगे आपने जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया था उसके लिए। तो ये जो एक 5,000 रुपए का आपने इंस्टॉलमेंट भरा था वो आपको वापस मिलेगा या नहीं, उन स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं इनमें कभी गोल्ड कॉइन वगैरह नहीं देते जनरली, इसके लिए ज्वेलरी ही दी जाती है। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर वो देने के लिए तैयार हैं तो आपको इसका ज्वेलरी का ही लेना पड़ेगा, आपको गोल्ड कॉइन शायद नहीं मिल पाए इससे।
तो कल्पना, आपने जो सिम्टम्स मिस की हैं उसे आप अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं तो अपने जूलर से जाके आप बात कर सकती हैं। आप इसमें गोल्ड कॉइन तो नहीं ले पाएंगी क्योंकि आमतौर पर जो स्कीम्स अभी चल रही है मार्केट में उसमें आपको ज्वेलरी ही लेनी पड़ती है, तो आप अपनी तरफ से शायद थोड़ा सा अमाउंट आपको ऐड करना पड़े। आप जाकर चेक कर सकती हैं, और अगर आप इसे रिडीम करने की सोच रही हैं तो शायद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करनी होगी जो आपने स्कीम शुरू करने से पहले, जो शायद जो भी आपका डील हुई होगी या जो आपने इस स्कीम को खरीदते समय सोचा होगा। चलिए, आज के इस शो में इतने ही सवाल ले पाएंगे। किरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और अपने व्यूअर्स को हम बता दें कैसे आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या सेविंग से जुड़ा कोई सवाल है तो आप SHE हमारा कोड लेकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना नहीं भूलें ताकि अगले शो में आपका सवाल हम शामिल कर सकें। और आपका शो अब ट्विटर पर भी है। अगर आप ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है MMW_Z-Business। ट्विटर से जुड़कर आप हमारे एक्सपर्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं और जो की सारी अपडेट्स जान सकते हैं। तो चलिए, आज के शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।